ओके, तो वी डिस्कस्ड येस्टरडे कि जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है एल्गोरिदम्स की, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन टू थिंग्स. वन अपॉन द साइज ऑफ द इनपुट एंड सेकंड थिंग इट इज़ द नंबर ऑफ स्टेप्स. और कल हमने एक किया था एग्जांपल फाइंड करने का कि कैसे आप नंबर ऑफ स्टेप्स से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हो. तो अगर आपको याद हो, दिस वॉज इट टू फाइंड द मिनिमम ऑफ द नंबर्स, रिमेंबर. तो आपने 3n-1 कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड की थी, उसकी याद आ रहा है ये आपको? 3n. सो दिस वॉज आपका सिंपल कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करना है. 3n-1, चलो एक एल्गोरिदम की आ गई. जहाँ पर मैंने कल आपको ये भी बोला था कि हमेशा याद रखना कि एल्गोरिदम्स में जब भी बात करेंगे जो n होगा वो क्या बताएगा, दी नंबर ऑफ इनपुट्स, के इनपुट का साइज कितना है, दैट इज द मीनिंग ऑफ n. तो कल तक ये बेसिक्स कवर कर लिए कि व्हाट इज एसिम्प्टोटिक म्यूटेशन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस किस पर डिपेंडेंट है. फिर हमने एक स्लाइड देखी थी जिसमें था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 3 तरह की हो सकती है. These 3 kinds. One is the worst case complexity, second is the best case complexity and third is the average case complexity. यही बात की थी ना हमने 3. तो आप ना अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखो वर्स्ट, फिर नीचे उसके लिखो बेस्ट केस और उसके नीचे ये लिख लो एवरेज केस. तीनों चीज वर्ड्स लिख लो वन आफ्टर दी अदर. सबसे पहले वर्स्ट लिख लो, फिर बेस्ट लिख लो, फिर एवरेज लिख लो. फिर मैं बताती हूँ कि क्या करना है. तो आप अपनी नोटबुक्स के ऊपर जैसे मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूँ वैसे लिखो. सबसे ऊपर वर्स्ट, फिर बेस्ट, फिर एवरेज केस. चैट बॉक्स में मैंने लिख दिया कि किसी को ना पता चले. तो आज हम बात करेंगे ये 3 कम्प्लेक्सिटीज़ की. कि ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कल हमने निकालनी सीख ली कि नंबर ऑफ स्टेप्स और साइज ऑफ इनपुट पर डिपेंडेंट है. अब वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को आप 3 तरह की बता सकते हो. या तो वो वर्स्ट वाली है जिसमें वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स लेगा. वर्स्ट का मतलब बुरे से बुरा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना ले सकता है एल्गोरिदम सॉल्व होने में, आंसर देने में. एल्गोरिदम बुरे से बुरा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना ले सकता है. बेस्ट केस कम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि एल्गोरिदम फास्टेस्ट, कम से कम टाइम कितना ले सकता है. और एवरेज का क्या मतलब होता है, मिडल वाला क्या टाइम ले सकता है. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज 3 कॉम्प्लेक्सिटी. सो वर्स्ट के आगे आप लिख लो, वर्स्ट मीन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम विच एन एल्गोरिदम कैन टेक. तो वर्स्ट के आगे आप वर्ड लिख लो मैक्सिमम. बेस्ट के आगे आप लिख लो इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम एन एल्गोरिदम कैन टेक टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. एंड एवरेज इज द इन बिटवीन टाइम, कि वो कितना टाइम लेगा फॉर अ डिफाइंड साइज n, जहाँ पर n क्या है, मेरे इनपुट का साइज. तो अब देखो ये डायग्राम आपके एक्स एक्सिस पर, नीचे वाले एक्सिस पर क्या है, इनपुट दिख रहा है, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ. एक्स एक्सिस पर आपका क्या है, इनपुट. और वाई एक्सिस पर क्या है, आपके नंबर ऑफ स्टेप्स, के एल्गोरिदम में कितने स्टेप्स हैं. तो जो बेस्ट केस है वो क्या बता रहा है कि एल्गोरिदम देखो सबसे मिनिमम स्टेप्स में सॉल्व हो रहा है. सबसे नीचे क्या है, बेस्ट. मतलब अगर सेम हम इनपुट दे रहे हैं, तीनों की सेम इनपुट है, बेस्ट केस में भी n इनपुट है, एवरेज केस में भी n इनपुट है, वर्स्ट केस में भी n इनपुट है, पर बेस्ट केस में मिनिमम सबसे कम स्टेप्स लग रहे हैं. देखो मेरा जहाँ एरो है, एवरेज केस में बीच वाले स्टेप्स लग रहे हैं, ये एवरेज केस का हाईएस्ट पॉइंट है. तो एवरेज केस में सपोज इतने स्टेप्स लग रहे हैं, और जो वर्स्ट केस है, जो ये टॉप मोस्ट है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स लग रहे हैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो स्टार्टिंग पॉइंट तीनों का तकरीबन सेम था. सेम इनपुट के लिए बेस्ट केस बहुत कम स्टेप्स लेगा, एवरेज केस बीच वाले स्टेप्स लेगा, और वर्स्ट केस सबसे ज़्यादा स्टेप्स लेगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस आपका बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं. आई डोंट थिंक इस डायग्राम में आपको कोई डाउट्स होंगे क्योंकि ये आपका सिंपल्स है. तो वो कह रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम आएँ तो इट सेज इट इज़ हार्ड टू एस्टिमेट द रनिंग टाइम एग्जैक्टली. मतलब एग्जैक्ट, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बताना मुश्किल होता है एल्गोरिदम्स का. तो हम नज़दीक वाला टाइम, मतलब अगर तो एल्गोरिदम एग्जैक्ट टाइम सपोज
5 सेकेंड्स ले रहा था सॉल्व करने के लिए, बट वी एज ह्यूमंस कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट टाइम, मतलब पूरा 5 सेकेंड्स तो नहीं हम फाइंड आउट कर सकते। मे बी हम कह दें कि हमारे एल्गोरिदम ने 4.9 सेकेंड्स लिए, या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे एल्गोरिदम्स ने 5.1 सेकेंड्स लिए। मतलब हम आस पास का टाइम बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि आप उसका एग्जैक्ट टाइम एल्गोरिदम का बता पाओ। तो दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग कि इट इज़ हार्ड टू एस्टिमेट द रनिंग टाइम एग्जैक्टली। बेस्ट केस इनपुट पर भी डिपेंडेड होगा, और एवरेज केस वैसे ही डिफ़िकल्ट होता है। तो हमेशा ना हम वर्स्ट केस, बुरे वाला केस ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे हम नॉर्मल लाइफ में भी कहते हैं वर्स्ट टू वर्स्ट, बुरे से बुरा क्या हो सकता है, यही हो जाएगा ना, तुम करो ये चीज़। इसी तरह से एल्गोरिदम्स में भी तीनों में से अगर हम बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट की बात करें तो यूजुअली एल्गोरिदम्स में वर्स्ट केस की बात की जाती है, क्योंकि इट इज़ ईजियर टू फाइंड। मिनिमम टाइम फाइंड करना मुश्किल है, एवरेज टाइम फाइंड करना मुश्किल है, बट वर्स्ट टाइम, क्या ज़्यादा से ज़्यादा तो इतना ही टाइम ले सकता है ना ये एल्गोरिदम, वो फाइंड आउट करना ईजियर है। तो जब भी एनालिसिस करते हैं ना, तो हम हमेशा यूजुअली वर्स्ट केस फाइंड करते हैं। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो आउट ऑफ द 3 टाइम्स, द वर्स्ट, द बेस्ट केस एंड द एवरेज केस, नॉर्मल हम कौन से वाले केसेस पर फोकस करते हैं, वर्स्ट केसेस में, कि बुरे से बुरा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एल्गोरिदम क्या ले सकता है, वो वाला टाइम, विच इज़ नोन एज द वर्स्ट केस टाइम एनालिसिस। एनी डाउट स्टिल हियर स्टूडेंट्स? नो मैम। ओके, नाउ सी दिस डायग्राम। अभी इससे पहले मैंने जो आपको ये डायग्राम दिखाई थी, ये देखो, इसको नोटबुक पर फटाफट से ड्रॉ कर लो। इसमें सबसे ऊपर वाला क्या है, वर्स्ट केस, जहाँ पर मेरा एरो है, बीच वाला एवरेज केस है, नीचे सबसे वाला बेस्ट केस है। ड्रॉ कर ली सबने नोटबुक्स के ऊपर? यस मैम। एवरीबडी गर्ल्स ड्रॉ करो फटाफट से, एवरीबडी ड्रॉ दिस डायग्राम क्विकली। ड्रॉन गर्ल्स? ठीक है, अब देखो मैंने क्यों ड्रॉ कराई। अब ये नीचे वाली डायग्राम देखो, उसके जैसी है ना तकरीबन जो अभी आपने ड्रॉ की है। अब ये देखो इन्होंने नए नाम दे दिए। जो आपका बेस्ट केस है, सबसे नीचे वाला कौन सा था, बेस्ट केस, वो आपका क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, या उसको क्या कहा जाता है, लोअर बाउंड। तो जहाँ मैंने आपको पहले ऊपर लिखवाया था वर्स्ट, बेस्ट, एवरेज, बेस्ट के आगे आप मिनिमम तो लिखा था, अब उसके आगे और क्या लिख लो, लोअर बाउंड। बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और भी क्या कहा जाता है, लोअर बाउंड। फिर मैं समझाती हूँ ये क्या होता है। बेस्ट के आगे लिख लो लोअर बाउंड। वर्स्ट, डायग्राम का पहले ऊपर सबसे ऊपर हमने क्या बनाया हुआ था, देखो वर्स्ट केस। वर्स्ट केस को और भी क्या कहा जाता है, अपर बाउंड। तो वर्स्ट के आगे आप क्या लिख लो, अपर बाउंड। लिख रहे हो साथ में गर्ल्स? यस मैम। एंड एवरेज केस को क्या कहा जाता है, एक्चुअल। तो एवरेज को एक्चुअल। अब मैं ये समझाती हूँ। ये आपके डायग्राम में मैंने आपको लिखवा दिया कि आपका बेस्ट केस क्या है, लोअर बाउंड, वर्स्ट केस क्या है, अपर बाउंड। और मैंने ये भी बताया था कि जो बेस्ट केस है वो बताता है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, के कम से कम टाइम में एल्गोरिदम सॉल्व कब हो सकता है, कि कम से कम टाइम कितना लगेगा। तो कम से कम का और भी क्या मतलब हो गया, हम एल्गोरिदम के ऊपर एक लोएस्ट बाउंड, एक लोएस्ट लिमिट, बाउंड का मतलब होता है लिमिट, एक लोएस्ट टाइम लिमिट लगा रहे हैं कि इससे कम में मेरा एल्गोरिदम सॉल्व नहीं हो सकता, इससे कम में मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। क्योंकि बेस्ट केस का क्या मतलब है, सबसे कम टाइम एल्गोरिदम कब सॉल्व हो जाएगा, सबसे कम टाइम कितना लगेगा एल्गोरिदम। इसको ऐसे बच्चे कंसिडर करो कि आपकी एक रेस लग रही है, रेसेस होती है ना, तो हम कहते हैं सब लोग दौड़ेंगे, जिसने सबसे कम टाइम लिया ही इज़ दी विनर, ही शी इज़ दी विनर। वैसे ही है कि एल्गोरिदम्स, आप सब लोगों ने एल्गोरिदम्स बनाए हैं, मिनिमम जो टाइम ले रहा है, जो सबसे कम से कम टाइम ले रहा है वो बेस्ट है। बेस्ट का क्या मतलब, लोएस्ट टाइम। तो उसको और भी क्या जाता है, उस पर लोएस्ट बाउंड लगा रहे हैं कि सबसे कम टाइम इतना लग सकता है, इससे कम में। कहते हैं ना ये बंदा फास्टेस्ट, तेज़ी से तेज़ी
1 सेकेंड में कंप्लीट कर सकता है अपनी दौड़, इससे कम तो ये दौड़ ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि 59 आपके नैनो सेकेंड्स में दौड़ लेगा, ऐसा नहीं पॉसिबल। कम से कम टाइम उसको लगेगा ही लगेगा, 1 मिनट हम ऐसे कहते हैं। तो लोअर बाउंड या बेस्ट केस का क्या मतलब है, कम से कम टाइम इतना लगेगा, उससे कम नहीं कर सकते हम इसको, मतलब ये मिनिमम है, तभी उसको क्या कहा जाता है, लोअर बाउंड। और अब वर्स्ट केस क्या है, वर्स्ट केस का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम टाइम, मतलब इतना टाइम लगेगा, अब इससे ज़्यादा तो क्या लगेगा, तभी उसको और क्या कहा जाता है, अपर बाउंड। मतलब इससे ऊपर, मोर देन दिस वी कैन नॉट मेक अ बैड एल्गोरिदम, इससे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एल्गोरिदम नहीं बना सकते, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसको वर्स्ट केस को और भी क्या कहा जाता है, अपर बाउंड। वे उसके ऊपर एक अपर लिमिट सेट कर देता है कि ये एल्गोरिदम, बुरे से बुरा एल्गोरिदम जो किसी ने बनाया हो, वो सपोज 20 मिनट्स ले रहा है, मतलब ये उसका अपर बाउंड हो गया। 20 मिनट से बुरे वाला एल्गोरिदम कोई नहीं बना सकता कि वो 20 मिनट ले। और मिनिमम क्या होता है, लोअर बाउंड। तो वर्स्ट केस का दूसरा नाम क्या है, अपर बाउंड, एंड बेस्ट केस का दूसरा नाम क्या है, लोअर बाउंड। क्लियर विद दिस थिंग स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. So worst case is also known as, worst case is also known as Upper bound. upper, yes, upper bound. It tells you the maximum time. And your best case is known as the lower bound. It tells you the minimum time. Minimum time, yeah. So now let's come to, okay, ठीक है, अब ये थर्ड आ गया। आपको मैंने लिखवाया कि वर्स्ट केस मैक्सिमम है, वर्स्ट केस को अपर बाउंड भी कहा जाता है। अब ये देखो, ये 3 चीज़ें, बिग दी सेट्स, बिग ओ, बिग थीटा, बिग ओमेगा। तो जो आपका वर्स्ट केस है उसका तीसरा नाम क्या है, बिग ओ। तो आप वर्स्ट केस के आगे क्या लिख लो, बिग ओ नोटेशन। और आपका बेस्ट केस क्या है, बिग ओमेगा। एंड एवरेज केस क्या है आपका, बिग थीटा। तो मैं आपको फ़ोटो भेज रही हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, वो वाली चीज़ को आप कॉपी करके अपनी नोटबुक के ऊपर लिख सकते हो। फिर मैं ये समझाती हूँ बिग ओज का क्या मतलब है। आई सेंट अ फोटो ऑन द ग्रुप स्टूडेंट्स। आप सब लोगों ने नोटबुक पर ऐसे लिख लेना है, वर्स्ट केस इज ऑल्सो नोन एज द मैक्सिमम और द अपर बाउंड, और उसको बिग ओ भी कहा जाता है। बेस्ट केस इज नोन एज द मिनिमम और द लोअर बाउंड, उसको बिग ओमेगा भी कहा जाता है। एंड एवरेज केस इज नोन एज द एक्चुअल केस, उसको और भी क्या कहा जाता है, बिग थीटा। सबको मिल गई फोटोग्राफ बच्चे ग्रुप के ऊपर? गर्ल्स फोटोग्राफ आई है सब लोगों को, ठीक है। ये मैं कह रही थी, अब मैं आपको, हम 1 बाय 1 करेंगे। हम आज सिर्फ वर्स्ट केस करेंगे। वर्स्ट केस का दूसरा नाम अपर बाउंड है और भी उसका नाम क्या है, बिग ओ। तो आज हम क्या करेंगे, हम आज सिर्फ बिग ओ नोटेशन समझने की कोशिश करेंगे कि एल्गोरिदम का बुरे से बुरा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कैसे निकाला जाता है। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे। ये देखो, पहले बिग ओ समझते हैं। बिग ओ का मतलब क्या है, बिग ओ का क्या मतलब है, पे अटेंशन बच्चे, ये नेक्स्ट 5-10 मिनट्स पे अटेंशन, वरना समझ में नहीं लगेगा आपको। आज हम वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करेंगे कि कल तो हमने नॉर्मल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में और कितनी इनपुट साइज़ के ऊपर डिपेंडेंट एल्गोरिदम कंप्लीट होगा। आज हम वर्स्ट केस की बात करेंगे कि बुरे से बुरा, ज़्यादा से ज़्यादा एल्गोरिदम कितना टाइम ले सकते हैं। अब वो वाला फंक्शन कैसे फाइंड करना है, फाइंड तो हमें एसिम्प्टोटिक नोटेशंस ही करनी है, हमें फंक्शंस ही फाइंड करने हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। पर ये जो अब बिग ओ की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक स्पेशल नेम है। FN का मतलब क्या है, ये जो FN लिखे है फंक्शन, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का वर्स्ट फंक्शन फाइंड करने की हम कोशिश करें कि वर्स्ट टू वर्स्ट, बैड टू बैड
मैक्सिमम टाइम एल्गोरिदम कितना ले सकता है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज बिग ओ, द बिगेस्ट टाइम लिमिट। तो एफ एन इज़ अ टाइम। जैसे ये जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फंक्शन है उसको आप क्या लिख सकते हो, बिग ओ ऑफ सम अदर फंक्शन जी एन, तभी इसके आगे ये बिग ओ लिखा हुआ है। तो दिस इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट मीन्स द एसिम्प्टोटिक नोटेशन बिग ओ टेल्स कोई फंक्शन एफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का विच इज़ द बिग ओ द ऑर्डर ऑफ सम अदर फंक्शन जी एन, जहाँ पर एफ एन कैसे रिप्रेजेंट होगा। अब ये ध्यान देने वाली बात है, जहाँ पर एफ एन विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू सी ऑफ जी एन। तो एफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी एन। ये मैं इस चीज़ को प्रोनाउंस कर रही हूँ, ये जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ ये ओ वाली चीज़ों के लिए बोल रही हूँ। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ बिकॉज दिस इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट टॉपिक। एफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी एन। दिस इज़ द वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी एल्गोरिदम की बात हम कर रहे हैं। किसी भी एल्गोरिदम की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ से रिप्रेजेंट होती है। तो एफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी एन, जहाँ पर इसको अगर हम ये वाली चीज़ पूरी को सिंप्लीफाई करें तो उसका क्या मतलब है कि एफ एन विल ऑलवेज बी ईदर लेस देन का, ये साइन है ना, ये लेस देन का साइन है ना स्टूडेंट्स, जहाँ पर मेरा एरो है ये लेस देन का साइन है कि ग्रेटर देन का। हाँ जी गर्ल्स, ये किसका साइन है, लेस देन और ग्रेटर देन? मैम लेस देन। लेस देन। सो एफ एन विल ऑलवेज बी लेस देन या इक्वल टू सी ऑफ जी एन। क्या मतलब हुआ समझो, मैं बार बार बोले जा रही हूँ कि जो वर्स्ट केस है वो आपको अपर बाउंड बताता है या मैक्सिमम टाइम बताता है। आपको वो वर्स्ट से वर्स्ट, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बताता है कि ये एल्गोरिदम, ये पर्टिकुलर एल्गोरिदम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इतना ले सकता है सॉल्व करने के लिए, कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी बड़ा एल्गोरिदम लिख दें हम, वो वर्स्ट केस में इतना ही टाइम लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। तभी किसका साइन आ रहा है, एफ एन और जी एन। ओ का मतलब हमेशा, बिग ओ का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू। या तो आप बिग ओ डाल दो एफ एन और जी एन के बीच में, अगर बिग ओ नहीं डालना है तो आप क्या डाल सकते हो, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू का साइन डाल दो। अब लेस देन और इक्वल टू का क्यों साइन लगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो मेरे फंक्शन की टाइम कम्प्लेक्सिटी है एफ एन की, वो वर्स्ट केस है। वर्स्ट केस का मतलब वो हमेशा किसी और फंक्शन जी एन से कम होगा, मतलब वो बुरे से बुरा या तो जी एन के बराबर हो सकता है या उससे कम होगा, क्योंकि ये अपर बाउंड बता रहा है। तो लेस देन का साइन क्या बता रहा है यहाँ पर कि एफ एन विल ऑलवेज बी ईदर लेस देन जी एन और इक्वल टू जी एन, मतलब इससे अब वो बुरा नहीं हो सकता। अगर जी एन हम सबसे बुरी वाली चीज़ को कहें तो ये जो मेरा एल्गोरिदम एफ एन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, या तो वो जी एन के जितना बुरा होगा या उससे थोड़ा कम बुरा होगा, क्योंकि जी एन को हम क्या कह रहे हैं, एक ऐसा फंक्शन जो वर्स्ट है। तो अगर जी एन आपका वर्स्ट से वर्स्ट फंक्शन है तो एफ एन क्या है, अगर हम वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें और एफ एन मेरे उस एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी है, तो एफ एन या तो जी एन जितना वर्स्ट हो सकता है या उससे हल्का कम। तो दैट इज़ वाई जो आपका वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी है उसके बीच में किसका साइन आता है, लेस देन और इक्वल टू का, और उसका दूसरा नाम क्या है, बिग ओ, या उसको और भी क्या कहा जाता है, अपर बाउंड। अपर बाउंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी में हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि एल्गोरिदम वर्स्ट केस में, बुरे से बुरे केस में मैक्सिमम टाइम कितना ले सकता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि मेरा अगर एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप एफ एन फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो एफ एन विल ऑलवेज बी बिग ओ ऑफ जी एन, जहाँ पर बिग ओ का क्या मतलब है, माई फंक्शन एफ एन विल बी ऑलवेज, अगर जी एन को वर्स्ट माने कि बुरे से बुरी चीज़ जी एन है, तो एल्गोरिदम या तो जी एन जितना ही बुरा हो जाएगा या उससे हल्का कम। तभी किसका साइन आ रहा है, लेस देन और इक्वल टू का। ठीक है,
क्लियर स्टूडेंट्स? आई डोंट, अगर आपके डाउट्स हैं पूछो, क्योंकि दिस इज़ अ लिटिल ट्रिकी टू अंडरस्टैंड। तो अगर आपके डाउट्स हैं आप पूछो स्टूडेंट्स। बिग ओ, वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी। तो देखो उन्होंने लिखा भी है, वी कैन चूज सम कांस्टेंट। ठीक है, सी तो क्या है आपका, कोई कांस्टेंट है, सी का मतलब कांस्टेंट, एंड एन इज सम इनिशियल वैल्यू। दैट मीन्स सच दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एन फंक्शन एल विल बी एफ एन विल बी लेस देन सी एन स्क्वेयर। मतलब इट इज़ नेवर मोर देन अ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लायर ऑफ एन स्क्वेयर। वो उससे ज़्यादा नहीं होगा। वो बुरे से बुरा किसके बराबर होगा, जी एन का, क्योंकि हमने जी एन को क्या मान लिया है, अपर बाउंड। और जी एन से ऊपर कुछ भी मैक्सिमम टाइम नहीं ले सकता। तो बिग ओ को कैसे लिख सकते हैं, एफ एन इज लेस देन और इक्वल टू सी ऑफ जी एन, वेर सी इज सम कॉन्स्टेंट फैक्टर। नाउ यू आस्क योर डाउट्स गर्ल्स इफ यू हैव। हाँ जी गर्ल्स। गर्ल्स समझ में लगा? यस मैम। अदर गर्ल्स? तो आपको याद रखने वाली क्या बात है, जो अभी मैंने आपको फ़ोटो भेजी है ना, आप इजीली कैसे याद रख सकते हो। जो अभी मैंने फ़ोटो भेजी है ना, तो आप बिग ओ के सामने लेस देन इक्वल टू का साइन डाल दो। मतलब अगर मेरा एफ एन एल्गोरिदम का टाइम कम्प्लेक्सिटी बता रहा हो, जी एन में कोई नॉर्मल अपर बाउंड या टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात कर रही हो, तो मेरा एफ एन विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू जी एन, क्योंकि ये अपर बाउंड बताता है, ये वर्स्ट से वर्स्ट टाइम बताता है। तो बिग ओ के सामने आप कौन सा साइन डाल सकते हो, लेस देन इक्वल टू का, पेपर्स में याद रखने के लिए, दैट इट इज़ इक्वल लेस देन और इक्वल टू साइन। That is the worst case time complexity. I've even sent a photo. अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट स्लाइड। आज हम सिर्फ यही करेंगे, बिग ओ वाली नोटेशन। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि इसको फाइंड आउट क्या कैसे करते हैं, बिग ओ वाली नोटेशन को। ठीक है, आप लिखो, कल हमारे एल्गोरिदम, टाइम एल्गोरिदम की कम्प्लेक्सिटी कितनी थी, जो कल हमने मिनिमम वाला किया था स्टूडेंट्स, ये वाला क्या थी कल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? वेरी गुड, 3n-1 थी। ये देखो, एक मिनट में दिखाती हूँ, आपने ऊपर किया था, ये देखो दिख रही है, 3n-1 हमने फाइंड की थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। 3n चाहिए है, 3n-1। तो सब लोग नोटबुक्स में लिखो 3n-1 पहले सबसे हाँ लिख लो सब लोग नोटबुक्स पर, 3n-1 लिख लिया। यस मैम। अब ये क्या है, ये नॉर्मल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ये आपके एल्गोरिदम की, कल हमने मतलब फाइंड दी मिनिमम ऑफ एन नंबर्स की नॉर्मल कम्प्लेक्सिटी फाइंड की थी। ये ना तो वर्स्ट केस थी, ना ही बेस्ट केस थी, ना ही एवरेज। मतलब ये तो हमने कैसे फाइंड करना वो बताया, और हमने क्या फाइंड कर लिया, 3n-1। अब अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है कि ये मिनिमम ऑफ नंबर्स की वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करो, मतलब मिनिमम ऑफ दी नंबर्स वर्स्ट केस में कितना टाइम लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना ले सकते हैं, तो कैसे फाइंड करना है। तो आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड इट। दो आएगा नहीं, पर मैं आपको ये समझाने के लिए कर रही हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। आई विल सेंड यू द पिक्चर ऑल्सो जो मैं लिख रही हूँ। तो मैंने टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या फाइंड की, 3n-1। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, दिस इज द टाइम। सब लोग बच्चे आप अपना साथ साथ व्हाट्सएप देख सकते हो, फ़ोन जो मैं पिक्चर्स भेज रही हूँ। यस मैम। देखो अब मैंने ना आपको एक पिक्चर भेजी आपके व्हाट्सएप के ऊपर, सब स्टूडेंट्स उसको देखो, दिख रही है सबको व्हाट्सएप की पिक्चर? यस मैम। अब देखो मैंने लिखा था कि मेरे सब स्टूडेंट्स, अब देखो व्हाट्सएप पे मैंने एक पिक्चर भेजी जिसमें मैंने लिखा कि मिनिमम ऑफ दी नंबर्स अगर फाइंड करना है उसकी टाइम नॉर्मल टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, 3n-1 है। पर अगर उसकी मैं वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करने की कोशिश करूँ ना, अब मैंने देखो क्या लिख दिया, मैंने लिखा है वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे लिखनी है, एफ एन इज इक्वल टू, ये बड़ा से ज़ीरो का क्या मतलब है जो मैंने डाला है, इसको क्या बोलते हैं, वर्स्ट केस टाइम, हाँ दिस मीन्स बिग ओ। दैट मीन्स जो मैंने ऊपर फंक्शन 3n-1 लिखा था, अब एफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन।
तो मैंने ये ऊपर वाले चीज़ को वर्स्ट केस में अब कैसे रिप्रेजेंट किया है, एफ एन इज इक्वल टू बिग ऑर्डर ऑफ एन, बिग ओ ऑफ एन। अब इसका आपका ट्रिक क्या है, इसको कैसे फाइंड करना है, तो ये मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताती हूँ कि ये जैसे 3n-1 एक पॉलिनोमियल है, तो अगर आपको कहना 3n-5 की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करो, वो जो सबसे बड़े वाला पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, जैसे इसमें सबसे बड़ी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, नॉर्मल n, तो ऑर्डर ऑफ n। अगर ये आपका होता पॉलिनोमियल 2n² + 5n + 1, मैं आपको फ़ोटो भेजती हूँ, एक मिनट फिर समझाती हूँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। देखो एक फ़ोटो भेजी आप स्टूडेंट्स को। अब मैंने दूसरी जगह क्या फंक्शन लिखा है, 2n² + 5n + 1, रैंडम लिखा है मैंने ऐसे कोई फंक्शन। अब उसकी मैंने वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लिखी है, ON²। देख पा रहे हो आप, बिग ON², दिख रहा है सबको? यस मैम। तो इसका ट्रिक क्या है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आए कि इस पॉलिनोमियल, इस एल्गोरिदम की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना हमेशा जो पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी डिग्री है, जैसे यहाँ पर क्या है n², तो वो ऑर्डर ऑफ n² हो जाएगी। अगर यही पॉलिनोमियल होता 2n³ + 4n² + 1, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाती, ON³। तो जो भी पॉलिनोमियल की आपकी सबसे बड़ी डिग्री है ना, दैट बिकम्स द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये होता है आपका शॉर्टकट उसको फाइंड करने का, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, कि जो पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी डिग्री है, क्योंकि हम वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ वो n टू दैट जो सबसे उसका बड़ा पॉलिनोमियल की डिग्री है वो वाला लिख दो, तो वो आपकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। फॉर एग्जांपल अगर ये बताओ an + a, अब अगर आपको समझ आया मुझे बताओ, जो ये मैंने पिक्चर भेजी है, ये जो मैंने थर्ड वाली अब पिक्चर भेजी है, an8 + bn + 5, इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? 0 n raised to power बिग ओ मैम, O n raised to power हाँ, ON⁻²। raised to power 8। परफेक्ट, दिस इज हाउ यू फाइंड, ये है शॉर्टकट कि आप अपना वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या फाइंड करते हो। अब बिग ओ लिखते हो, उसके ब्रैकेट्स में जो सबसे बड़ी डिग्री है पॉलिनोमियल की वो लिख देते हो, वो बताता है वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको। ठीक है, सो इन टुडेज लेक्चर आपको क्या मैंने समझाने की कोशिश की, आप दोबारा से खुद भी रिवाइज करना। आपको ये समझाने की कोशिश की कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 3 तरह की हो सकती है, वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड योर एवरेज केस। आज हमने सिर्फ बात कौन सी की, वर्स्ट केस की। वर्स्ट केस आपका क्या होता है, वर्स्ट केस आपका बताता है कि सबसे ज़्यादा टाइम एल्गोरिदम कितना ले सकता है सॉल्व करने होने में। उसको और भी क्या कहा जाता है, वर्स्ट केस को अपर बाउंड, क्योंकि वो एक अपर लिमिट लग जाती है कि इससे ज़्यादा टाइम तो ये एल्गोरिदम नहीं ले सकता, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इतना ले सकता है। और उसको और भी क्या कहा जाता है, बिग ओ नोटेशन। तो जैसे अभी 3n-1 आपका आंसर आ रहा था, तो इसका वर्स्ट केस क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, तो हम इसको अगर फाइंड आउट करना है तो शॉर्टकट क्या है, जो भी अगर आपके पॉलिनोमियल बन के आया है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने के बाद, वॉट एवर द पॉलिनोमियल इज कमिंग आउट, ऑर्डर बिग ओ लिख के ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, जो भी पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी डिग्री है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, वर्स्ट केस। अच्छा, अब मुझे आप बताओ, आपकी चेक करते हैं अंडरस्टैंडिंग। इस पॉलिनोमियल की, जहाँ पर मेरा एरो है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, 1000n² + 1000n की वर्स्ट टाइम केस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर ये किसी एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखी गई है, तो वर्स्ट केस क्या होगा, जो मैंने हाईलाइट किया, वर्स्ट केस आंसर क्या लिखोगे आप लोग? मैम O n बिग O हाँ, n ये देखो उन्होंने वही लिखा है, ON²। तो ये तो शॉर्टकट है,
ये देखो 2n² का उन्होंने क्या लिखा, ON²। 1000n² प्लस 15,000 का क्या लिखा, ON²। 5n² प्लस 7n प्लस 20 का क्या लिखा, ON²। पर ये देखो 2n³ प्लस 2 का उन्होंने क्या लिखा, वर्स्ट केस क्या नहीं है, ON² नहीं है, क्या होगी एक्चुअल में, ON³ परफेक्ट, क्या होगी, ON³ तो ये तो आपका शॉर्टकट हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं आपको कल बताऊंगी, कि अभी समझा दूं कि क्यों ऐसे आ रहा है। यू वांट टू अंडरस्टैंड इट टुमारो, और अभी कर ले हम छोटी मैम सी अभी एग्जाम, समझा दो। हाँ छोटी सी एग्जाम्पल है, 2 मिनट्स लगेंगे, आप समझ लो। तो कैसे फाइंड आउट ये करते हैं मैं आपको समझाती हूँ। मैं 1 मिनट आपको समझा रही हूँ। मैं आपको फ़ोटो भेजती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। एक फ़ोटो आई है आप लोगों के पास स्टूडेंट्स, देखो अभी आ गई बच्चे, सबके पास आ गई। यस मैम। अब इस पर ध्यान दो प्लीज़, पे 2 मिनट्स लगेंगे समझने में। वैसे तो देखो आपका फंक्शन क्या था, मैं ऐसे ही रैंडम में एक फंक्शन लिखा 20n² प्लस 2n प्लस 5 सबसे टॉप मोस्ट में। मैंने कहा किसी एल्गोरिदम की भी टाइम कम्प्लेक्सिटी ये निकल के आ रही है 20n² प्लस 2n प्लस 5, जैसे कल हमने एक की फाइंड करने की कोशिश की थी 3n-1। तो ठीक है, हम अब मैं आपसे वैसे पूछती जो ऐसे शॉर्टकट बताया कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में कितनी आएगी, तो आप सब लोग मुझे बता देते मैम ON² आएगी, है ना, करेक्ट। अब ये ON² कैसे आती है एक्चुअल में, ये आपको ऐसे सॉल्व करना तो नहीं आएगा पेपर में, बट सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो कैसे लिखते हैं, तो आपको समझाया ही था कि आप जो ये मेरा फंक्शन FN है, FN इज इक्वल टू 20n² प्लस 2n प्लस 5, उसको कौन सा सिंबल डाल दो, लेस देन इक्वल टू सम फंक्शन C ऑफ Gn, ऐसे लिखना था। तो वो C ऑफ Gn फंक्शन मैंने, देखो ध्यान से देखो राइट हैंड साइड पर क्या लिखा है, 20n² प्लस 2n प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 20n² प्लस 2n प्लस, अब देखो ध्यान दो मैंने क्या लिखा है, 5n। तो यही ट्रिक है, स्टेप बाय स्टेप ना हर के साथ n जोड़ते जाओ। अब 5 के साथ मैंने सबसे पहले 5 अकेला था, उसके साथ n नहीं था, तो मैंने 5n जोड़ दिया। ये ऐसे सॉल्व करते होते, तो वो 5n जुड़ गया, मतलब अब n देखो अगर 2 हो जाएगा तो राइट हैंड साइड 5 इंटू 2 10, वो खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। जब भी n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो राइट हैंड साइड वाला फंक्शन खुद ही एक अपर लिमिट देना शुरू हो जाएगा, इसलिए हमने n ऐड किया। अब सेकेंड स्टेप में इसको अगर हम सॉल्व करेंगे क्या बन गया, 20n² प्लस 7n। यहाँ तक समझ में लगी। मैंने सिर्फ क्या किया, 5 के साथ क्या एक्स्ट्रा ऐड किया है, n ऐड किया है। 5 के साथ एक्स्ट्रा n ऐड क्यों किया, क्योंकि जो राइट हैंड साइड वाला वर्स्ट केस में फंक्शन होता है वो हम एक अपर लिमिट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मैंने वो जो पहले हम कॉन्स्टेंट्स के ऊपर वर्क करते हैं, ये आपको सॉल्व करना नहीं आएगा, वैसे समझ लो कि वर्स्ट केस के, तो हम कांस्टेंट के साथ n इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि जब भी n की कोई वैल्यू डालोगे, अब उधरली लेफ्ट हैंड साइड तो 5 के साथ कुछ भी नहीं है, इधर जितनी बार किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा खुद ब खुद ये फंक्शन बड़ा होता जाएगा, अपर लिमिट देता जाएगा।
अब उसको सॉल्व किया तो वो क्या बन गया 20n² + 7n। अब मुझे और भी उसको सिंप्लीफाई करना था। अगर n² है तो मैंने 7n के साथ भी अब एक और n ऐड कर दिया, वो क्या बन गया 7n²। और अब मेरा आंसर क्या आ गया, दोनों को ऐड करके 20n² + 7n², 27n²। तो मैं यहाँ पर रुक जाऊँगी। रुकना कहाँ पर होता है, जो पॉलिनॉमियल की सबसे बड़ी डिग्री आ जाती है उस पर आके रुक जाओ। अब पॉलिनॉमियल की सबसे बड़ी डिग्री क्या है n², तभी मैं 27n² पर आके रुकी। तो आंसर कब मेरा कितना आएगा कि 20n² + 2n + 5 इज़ लेस देन इक्वल टू बिग O ऑफ n²। और c की मेरी कितनी वैल्यू आ गई, जो कांस्टेंट था 27। ठीक है, c की वैल्यू कितनी आ गई 27। और इस तरह से मतलब आप इसको सॉल्व करते हो। ये एक मोटा मोटा आइडिया है वर्स्ट केस फाइंड करने का। क्या करना होता है वर्स्ट केस फाइंड आउट करने में कि आप लेफ्ट हैंड साइड अपना ओरिजिनल फंक्शन लिखते हो, राइट हैंड साइड आप कांस्टेंट से शुरू होते होते n मल्टीप्लाई करते जाते हो अपने पॉलिनॉमियल के साथ, जब तक आप पॉलिनॉमियल की सबसे बड़ी डिग्री पर ना आ जाओ। इसलिए वो सिंप्लीफाई आके आपका जो शॉर्टकट बताया था वो बन जाता है विच इज़ ON²। अब वो जो c कांस्टेंट की हम बात कर रहे थे स्लाइड में कि वो c क्या होगा, अब वो बिग O में से मैंने ये 27n² को जब ON² लिखा तो c की ऑटोमेटिकली वैल्यू ऊपर से देख के पता चल रही है कि क्या होगी कांस्टेंट की वैल्यू 27। So this is how you find out the worst case, which tells you the upper bound, the maximum time a problem can take to solve. थोड़ा समझ में लगा गर्ल्स? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am.